तो ये क्वेश्चन लिया गया है IIT JEE 2009 के पेपर से। यहाँ पर कहा गया है कि ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। एक वायर जो है इसे पैराबोला के शेप में बेंट किया गया। यहाँ पर ये पैराबोला आपको दिख रहा है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर्ड, वेराज k इज अ कांस्टेंट एंड y जो है ये वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पीस ऑफ वायर के अंदर एक बीड रखा गया है। बीड मतलब एक छोटा सा गेंद जैसा मान ले, मोती जैसा, और उसके बीच में छेद है और उसे यहाँ पर पिरोया गया इस वायर पे। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पर ये मोशन में नहीं होगा तो ये बीड जो है, ये बीड कुछ यहाँ पर सिचुएटेड होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर सिचुएटेड होगा, और बीड कैन स्लाइड थ्रू दिस वायर frictionless. So without any friction it can slide. It stays at the lowest point of the parabola when the wire is at rest. ये वायर जब रुका हुआ रहेगा तो ऑब्वियसली ये बीड जो है यहाँ पर बिल्कुल नीचे सिचुएटेड होगा। The wire is now accelerated parallel to the x axis. अब जैसे ही ये पूरा सिस्टम x axis के along एक्सीलरेटेड होगा तो इस बीड का क्या होगा? आप कॉमन सेंस यूज करें, फिजिक्स के नियम अप्लाई करने की जरूरत है नहीं। बीड कैन स्लाइड, दिस बीड कैन स्लाइड। तो जब ये एक्सीलरेटेड होगा, पूरा बॉडी अगर उस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होगा तो बीड जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा और ऊपर कहीं पर सिचुएटेड होगा। हमें यही चीज पता करना है कि अगर ए एक्सीलरेशन रहे इस पूरे सिस्टम में तो बीड कहां पर होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये एक्सेलरेटेड है। द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीड, बीड कहीं ऊपर चढ़ गया, यहां पर सिचुएटेड है बीड, यहां सिचुएटेड है। हमें पता करना है ये इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है अभी ऑफ द बीड, where the bead can stay at rest with respect to the wire from the y axis, यानी कि ये डिस्टेंस हमें पता करना है। ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस से कितना दूर होगा वो हमें पता करना है। वेल लेट अस से कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से बीड से y एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है, चलिए कुछ भी नाम दे देते हैं, लेट अस से दैट इज l। हमें यही l इसका वैल्यू पता करना है। दिस l ये कितना होगा ये हमें पता करना है। ओके, एक्सीलरेशन है a, यानी कि ये जो बीड है ये भी तो एक्सीलरेटेड हो रहा है। ये जो बीड है इसमें भी एक्सीलरेशन हो रहा है, इसमें भी a एक्सीलरेशन है। अगर इसमें a एक्सीलरेशन है यानी इस पे एक फोर्स इधर ma फोर्स जो है ये अप्लाई हो रहा है, m इंटू a फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तभी तो ये बीड a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इस सिस्टम के साथ। ये मान ले पैराबोला है और यहाँ पर ये बीड है। अब पैराबोला जो एक्सेलरेटेड हो रहा है इस तरह से, तो ये तो बीड भी एक्सेलरेटेड हो रहा है, और पैराबोला ये जो पैराबोलिक शेप है, ये जो वायर है पैराबोलिक शेप में, वो उसे खींच के आगे ले जा रहा है, यानी कि इस बीड पे ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा? a एक्सेलरेशन m मास, तो उसके लिए फोर्स चाहिए हुआ m इंटू a। ओके, सो मैं इसे फिलहाल के लिए यहाँ से मूव कर लेता हूँ, मूव टू नेक्स्ट पेज। हमें थोड़ा सा जगह मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, मैं इसे थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। ओके, तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ एक और फोर्स भी तो अप्लाई हो रहा है इस बीड पे। यहाँ पर एक और फोर्स mg नीचे की तरफ ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा? देखें, ये दोनों फोर्सेस बीड पे ma फोर्स और mg फोर्स, ये दोनों फोर्सेस या फिर mg फोर्स को कैंसिल भी तो करना होगा, वरना ये तो नीचे की तरफ इसका गिरने का टेंडेंसी होगा। यानी इस बीड पे एक ऐसा फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि इस mg फोर्स को कैंसिल कर रहा है, इसका असर को नलिफाई कर रहा है,
और साथ ही साथ ये ए एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए एम ए फोर्स भी अप्लाई कर रहा है। अभी अगर आप इसके मोशन को देखें तो ये पैराबोला है, ये इस तरह से मूव कर रहा है और बीड यहाँ पर सिचुएटेड है और पैराबोला इसे खींच के लिए जा रहा है। तो पैराबोलिक शेप जो है, ये वायर जो है, इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली इसी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, हम उस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं, इस बीड पे लगा हुआ नॉर्मल रिएक्शन। तो उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अगर इस पॉइंट में पैराबोला फोर्स लगाएगा इस बीड पे, तो ऑब्वियसली अपने पे नॉर्मल डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन ये पैराबोलिक शेप इस बीड पे अप्लाई कर रहा है, दैट शुड बी नॉर्मल टू दिस वायर। ये जो वायर है इस पे नॉर्मल होना चाहिए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल होना चाहिए। तो लेट्स से कि वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन जो है एन, वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। एम ए थोड़ा सा मैं यहाँ से इसे नीचे लिख देता हूँ। सो ये एम ए फोर्स इधर। अभी हमें क्या करना है, देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन है पैराबोला जो इस बीड पे लगा रहा है, उसके अगर कंपोनेंट्स को देखें तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और दूसरा यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, एक यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा। अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को किसी तरह से कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेट अस से दैट एंगल इज थीटा, समहाउ मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया, आगे करेंगे कैलकुलेशन, समहाउ मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि थीटा कितना होगा, देन वी कैन से कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा ये होगा n इंटू कोसाइन ऑफ थीटा एंड दैट इज इक्वल टू एम ए। वही इस पे एम ए फोर्स लगाएगा बीड पे, दैट शुड बी इक्वल टू एम ए। और इसका जो साइन कंपोनेंट होगा या वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ऑब्वियसली होगा n इंटू साइन ऑफ थीटा एंड दैट शुड बी इक्वल टू एम जी। इस एम जी को कैंसिल करेगा, उसका मैग्नीट्यूड एम जी के बराबर होगा, तो इसके इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इससे अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो इसे डिवाइड करने से हमें मिलेगा टेंजेंट ऑफ थीटा, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो एन कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा इज टेंजेंट ऑफ थीटा, तो वो हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई एम ए, यानी कि जी डिवाइडेड बाई ए। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई ए। हमें इस थीटा का वैल्यू पता करना है, कैसे पता करेंगे? अभी आप अगर इस नॉर्मल के डायरेक्शन को देखें तो नॉर्मल है इस पैराबोला के इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट कुछ ऐसा होना चाहिए, टेंजेंट ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये हो गया टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन हो गया। और अभी आप देखें कि हम बड़े आसानी से ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे हम बड़े आसानी से ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस से दैट एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा है। देन टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। और स्लोप पता करना, अगर यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ रहे और स्लोप हमें पता करना है टेंजेंट का, तो ये बड़ा आसान होता है। जो इक्वेशन गिवन है
आप कुछ देर पॉज करके सोचिए कैसे आप पता करेंगे, और ये एंगल मिल जाएगा हमें, तो फिर हम ये एंगल भी पता कर सकते हैं, ये वाला एंगल। ओके, चलिए देखते हैं। सो यहाँ से जो गिवन इक्वेशन है इस पैराबोला का, दैट इज y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर्ड, और टेंजेंट का स्लोप अगर पता करना है किसी पॉइंट में, तो हमें क्या करना होता है, वो जो इक्वेशन है उसे y इज इक्वल टू जो x का फंक्शन है, तो हमें इसे डिफरेंशिएट कर देना होता है x के रेस्पेक्ट में। जो वर्टिकल एक्सिस वेरिएबल है उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना होता है। सो डेरिवेटिव जब हम पता करेंगे तो हम कहेंगे dy dx इज इक्वल टू, इसे डिफरेंशिएट करें, 2 बाहर आ गए, यहाँ पर 2 इंटू के इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इज 1, सो उसे लिखने का जरूरत नहीं है। ये हो गया डेरिवेटिव इसका। तो ये तो जनरल टेंजेंट का स्लोप बता रहा, जनरल इक्वेशन है। लेकिन ये जो टेंजेंट है ये एक स्पेसिफिक टेंजेंट है जहां पर x वैल्यू जो है, x वैल्यू इज इक्वल टू l। इस पॉइंट का अगर आप x वैल्यू देखें, इस पॉइंट का अगर x वैल्यू आप देखें तो ये जो है ये इसका x वैल्यू होगा ये, एंड दैट x वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक दैट शुड बी नेगेटिव l, मुझे कहना चाहिए दैट शुड बी नेगेटिव l। ये जीरो, ओरिजिन 0 0, सो ये यहाँ पर x वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव l। सो ये जो टेंजेंट है ये एक स्पेसिफिक टेंजेंट है जहाँ पर कि x का वैल्यू नेगेटिव l है। यानी कि हम dy dx जब पता करते हैं तो जनरल इक्वेशन मिलता है टेंजेंट का, स्लोप, टेंजेंट का जो स्लोप है उसका जनरल इक्वेशन मिलता है। हमें अब स्पेशल इस टेंजेंट के लिए कहना होगा कि dy dx कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू नेगेटिव l, वो इसके स्लोप को बताएगा, इस टेंजेंट के। तो ऐसा जब होगा, x के जगह नेगेटिव l आप पुट करें तो आपको मिलेगा नेगेटिव 2k इंटू l। और ये क्या है, दिस थिंग इज टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो अभी टेंजेंट ऑफ अल्फा आपको मिल गया, टेंजेंट ऑफ अल्फा का वैल्यू आपको नेगेटिव 2kl मिल चुका है। हमें अगर इस एंगल को पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो भी एंगल है ये 90 डिग्री माइनस दैट एंगल है, ये वो एंगल है, ये 90 डिग्री माइनस दैट एंगल है। ओके, यहाँ से वापस आते हैं, ये अगर थीटा होगा और यहाँ से ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्रीज, दैट मीन हम कह सकते हैं दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा, सो दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, और साथ ही साथ ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल होगा। दिस MA और MG का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सो ये एंगल जो है ये एंगल थीटा बन जाएगा। ओके, ये एंगल थीटा बन गया। तो ये जो एंगल है ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इसे अगर प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा हमें, तो ये थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, सो ये 90 डिग्रीज माइनस थीटा। और इसे एक नाम दे देते हैं, चलिए इसी 90 डिग्री माइनस थीटा को हम एक नाम दे देते हैं, लेट अस से दैट इज बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ अल्फा अगर इतना हुआ तो टेंजेंट ऑफ बीटा कितना होगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ बीटा कितना होगा। टेंजेंट ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू, एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, so tangent of beta is equal to, and beta is equal to 180 degree minus 180 degree minus alpha। हमें पता है कि tangent of 180 degrees minus alpha is equal to negative of tangent of alpha, यानी कि tangent of beta is equal to negative tangent of alpha, and that is tangent of alpha is 2kl, negative tangent of alpha is 2kl, नेगेटिव साइन हटा दे, नेगेटिव साइन यहाँ से हटा दे। सो टेंजेंट ऑफ बीटा इज 2kl, सो टेंजेंट, हमें किसी तरह से टेंजेंट ऑफ अल्फा पता करना है, एंड बीटा इज इक्वल टू
tangent of 90 degrees minus theta, that is equal to 2kl, and tangent of 90 degrees minus theta. अगर आप tangent of theta और tangent of 90 degrees minus theta इनके बीच का इंटर रिलेशन को देखें तो ये इंटरेस्टिंग इंटर रिलेशन है कि चूंकि tangent of 90 degrees minus theta is equal to cotangent of theta, and cotangent is theta is equal to 1 over tangent of theta. So ये इसके बराबर है, 1 over tangent of theta के बराबर है. अब आप देखें अगर ये इतना होता है तो tangent of theta हो जाएगा 1 over 2kl, और टेंजेंट ऑफ थीटा यहां से भी हमने पता किया है. ओके, सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इधर से प्रोसीड करता ना, मुझे ये एंगल थीटा मिलता तो इतने सारे कैलकुलेशन की ज़रूरत होती नहीं. थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया. आपको इधर से प्रोसीड करना चाहिए. नेक्स्ट आप जब खुद कोशिश करेंगे तो आप यहाँ से इस एंगल तक पहुँचिए, इसे थीटा नाम दे दीजिएगा. तो यहाँ से आप यहाँ पहुँच जाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको ये एंगल थीटा मिल जाएगा, फिर ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये एंगल आपको थीटा मिल जाएगा. देन आप इसका कोसाइन कंपोनेंट इसे ले लेंगे और इसे साइन कंपोनेंट ले लेंगे. तो ये वाला कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे. ओके, सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 over 2kl, 1 over 2kl, and that is equal to g over a. So इन दोनों को अगर इंटर रिलेट करते हैं, देन वी विल हैव, दोनों को इंटर रिलेट करते हुए हमें क्या मिलेगा कि g over a, ये g over a tangent of theta 1 over 2kl is equal to 1 over 2kl. तो मैं जिस तरह से बात कर रहा था, यहाँ से अगर आप प्रोसीड करते तो आपको यहाँ 2kl is equal to a over g मिल जाता, और बहुत सारे यहाँ कैलकुलेशन से आप बच जाते. तो अब हमें किसका वैल्यू पता करना है? हमें इस L का वैल्यू पता करना है. तो उस L के लिए इस L को इस साइड में ले जाएं. L इस साइड में गया न्यूमरेटर में, इज इक्वल टू A चला जाएगा न्यूमरेटर में, G डिनोमिनेटर में, A डिवाइडेड बाई 2kg. सो इसका जो x वैल्यू होगा, या फिर कहें इस बीड का जो पोजीशन है y एक्सिस से कितना दूर होगा? A डिवाइडेड बाई 2kg. ऑप्शन देख ले, A डिवाइडेड बाई 2gk. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. जल्द मिलते हैं.